हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नया नवेला में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ने कल फिर से एक रिवाइज रिजल्ट जारी किया था। पार्ट बी के बहुत सारे लोगों का रिजल्ट गड़बड़ था। तो प्रो रेटेड मार्क्स था वही यहाँ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में शो कर रहा था, लेकिन कल 3 बजे के बाद जो लिंक आया है उसमें सारे बच्चों का मार्क्स ठीक कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही उटपटा है। बहुत लोगों का मार्क्स अच्छा रहने के बावजूद भी उनका मार्क्स कम हो जाता है, और बहुत लोगों का मार्क्स बहुत खराब रहने के बावजूद भी उनका मार्क्स 25 से 30 नंबर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से माना जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन सही भी है, लेकिन इतने कैंडिडेट होने के बावजूद जो फॉर्मूला से वो लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं दे रही है और बहुत ही उल्टा फुल्टा रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए मैं आपको आगे प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि एक ही शिफ्ट के बच्चे का मार्क्स कैसे बढ़ जाता है और एक ही शिफ्ट के बच्चों का मार्क्स कैसे घट जाता है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे और साथ में ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप साइको में लग जाए। साथ ही आईटीआई और पीसीएम वालों का भी मार्क्स आपको बताएंगे कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, क्योंकि आपका लास्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क्स दिखाने वाला हूँ पार्ट ए और पार्ट बी का, कि किस तरीके से उनका मार्क्स बढ़ा है और किस तरीके से उनका मार्क्स एक ही शिफ्ट में होते हुए घट गया है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी ये वीडियो नहीं समझ में आएगा और फिर आप निगेटिव कमेंट यहाँ करेंगे कि मैं यहाँ गलत बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए। यहाँ इन्होंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, टोटल करेक्ट 56 किया था और रॉन्ग 14 किया था। यहाँ पे इनका एक भी क्वेश्चन जो था वो इनवैलिड नहीं माना गया और इनका रॉ मार्क्स 51.33 आ रहा था और प्रो रेटेड मार्क्स 51.33 आ रहा था। इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद 74.055 हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका 23 नंबर बढ़ा है। अब चलिए देखते हैं 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ही एक कैंडिडेट है, उनका मार्क्स इधर देखते हैं। तो इधर इन्होंने 56 क्वेश्चन राइट किया था, जबकि इन्होंने यहाँ 57 क्वेश्चन राइट किया था। यहाँ पे इन्होंने टोटल क्वेश्चन भी जो थे वो भी कम गलत किए थे। यहाँ पे इन्होंने 10 क्वेश्चन ही गलत किए थे, जबकि ये कैंडिडेट 14 क्वेश्चन गलत किए थे। अब आगे देखते हैं, तो इनका भी यहाँ कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं था और इनका रॉ मार्क्स 53.66 आ रहा था, जबकि इस कैंडिडेट से 2 मार्क्स ज्यादा था। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इनका प्रो रेटेड मार्क्स भी 53.66 था और जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स था यहाँ 65 हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ इनका 13 मार्क्स ही बढ़ा, लेकिन इन कैंडिडेट का देखते हैं तो इनका यहाँ पे 23 मार्क्स बढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना मार्जिन कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी हो सकता है कि ये पीसीएम कैंडिडेट थे और ये यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट थे। हो सकता है इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट ज्यादा होंगे, इसी के चलते इनका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जो होगा वो कम बढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इससे असंतुष्ट हैं तो आप रेलवे को जरूर से जरूर मेल करें और ट्वीट करें कि आप अपने नॉर्मलाइजेशन के नियम में कुछ सुधार करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलत मार्क्स आ रहा है। अब इन्हीं का पार्ट बी का मार्क्स देख लेते हैं। तो आगे अगले कैंडिडेट का देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ टोटल अटेम्प्ट 54 किए थे और टोटल करेक्ट 26 किए थे। इनका जो रॉ मार्क्स आ रहा था वो 16 आ रहा था और प्रो रेटेड मार्क्स 22 आया। जब प्रो रेटेड मार्क्स 22 आ रहा है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स 22 कैसे आ सकता है? तो फ्रेंड्स, आप ही मुझे बताइए कि इनका एक भी नंबर यहाँ नॉर्मलाइज नहीं किया गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा मिस्टेक है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब आगे रेलवे कोई भी रिजल्ट नहीं लाने जा रही है, यही रिजल्ट आपका फाइनल है। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपका भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, और रेलवे को मेल जरूर करें कि आप ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में सुधार जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे कट ऑफ को देख लेते हैं, क्योंकि यही रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट है। और अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप आगे के साइको के एग्जाम में लग सकते हैं, या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आप डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ है वो एलपी के लिए है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का अगर 55 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप अपना साइको की तैयारी में लग जाए। ओबीसी के लिए यहाँ 51 से 55 के बीच में आ रहा है तो आप साइको के लिए लग जाए, और एससी के लिए यहाँ 44 से 49 आ रहा है तो साइको के लिए लग जाए, और एसटी के लिए 41 से 45 आ रहा है तो साइको के लिए लग जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ ओबीसी और एसटी के बीच में यहाँ कुछ नंबर का मार्जिन हो सकता है, लेकिन जनरल और ओबीसी के नंबर के बीच में यहाँ पे उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। 4 से 5 नंबर का बीच का ही मार्जिन होगा,
और यहाँ पे ओबीसी और SC ST के बीच में 7 से 10 नंबर का मार्जिन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है इसे 2-3 नंबर आगे या पीछे हो, लेकिन ये जो आपका डाटा है 20,000 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है, लगभग उनके ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं। 110% आपका कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इतना है तो आप साइको की तैयारी में लग जाए। और आगे देखते हैं तो जो सिर्फ ITI है, यानी जिनका सिर्फ ट्रेड ITI है, उनका यहाँ लास्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ITI के स्टूडेंट है वो अगर ALP के लिए अपना प्रेफरेंस डाले हैं तो उनको भी ALP के लिए जरूर कॉल लेटर आएगा, वो भी साइको में जा सकते हैं। अगर वो यहाँ साइको से रिजेक्ट होते हैं और उनका कट ऑफ यहाँ ITI के कैटेगरी में आ जाता है तो उनको ITI का सीट जरूर मिलेगा। तो देख लेते हैं जो जनरल कैंडिडेट है ITI वाले, उनका मार्क्स यहाँ 51 से 55 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट 45 से 50 के बीच में रहने वाला है। SC कैंडिडेट 41 से 45 के बीच में रहने वाला है और ST 38 से 43 के बीच में रहने वाला है। यहाँ सिर्फ ट्रेड वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। अब आगे चलते हैं और आगे PCM वाले को देख लेते हैं। तो PCM वाले का यहाँ कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि PCM के पार्ट बी में जो बच्चे थे वो एवरेज मार्क्स उनका बहुत अच्छा रहा है। पार्ट बी में उनका 50 से 60 नंबर भी आ रहे हैं एवरेज बच्चों के, लेकिन पार्ट ए में भी मार्क्स उनके अच्छे आ रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो डाटा आ रहा है वो बहुत ही अच्छा डाटा आ रहा है सबका। सब बहुत के मार्क्स यहाँ 25 नंबर 30 नंबर तक भी बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट है उनका 80 से 85 नंबर अगर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, तो वहां यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओबीसी के जो बच्चे हैं वो 77 से 82 के बीच में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। SC के बच्चे हैं जो 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है। और ST के 68 से 72 के बीच में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, PCM वाले कैंडिडेट को इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है या इससे 1-2 नंबर आगे पीछे आ रहा है तो आप 100% कंफर्म समझें कि आपका यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा, आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप जरूर ये मैसेज करें कि क्या आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सही लगता है या नहीं लगता है। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या रेलवे को नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में सुधार करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।